राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संदेश देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग की 9 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में भाजपा सरकार ने कांग्रेस के उन 5 निलंबित विधायकों को भी विशेष अतिथि बना दिया है जिन पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज हो चुकी है। उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और इस पूरे मामले को समझिए। हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग की 9 बड़ी परियोजनाओं के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ अलग अलग जिलों में भी आयोजन तय किए गए हैं, जहां परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी सूची में जहां केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और भाजपा सांसदों को शामिल किया गया है, वहीं कांग्रेस के 5 निलंबित विधायकों को भी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। अब आपको बताएंगे कि किस किस को आमंत्रण मिला है। शैली चौधरी नारायणगढ़ से हैं, जरनैल सिंह रतिया से हैं, रेणुबाला साडोरा से हैं, मोहम्मद इलियास पुनाहाना से, मोहम्मद इजराइल हथीन से। इन सभी पर राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद पार्टी ने इन्हें निलंबित कर दिया था। सूत्रों के अनुसार इन विधायकों को लेकर राजनीतिक स्थिति लंबे समय से बदलती नजर आ रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी इन विधायकों ने कई मौकों पर सरकार की कामकाज की सराहना की थी और विपक्षी कांग्रेस की रणनीति से दूरी बनाते दिखे थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि यह फैसला केवल औपचारिक आमंत्रण नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक संकेत छिपे हो सकते हैं। भाजपा सरकार के इस कदम को विशेष खासकर कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि निलंबित कांग्रेस विधायक अब सरकारी मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के जरिए जहां विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है, वहीं राजनीतिक रूप से यह मामला कांग्रेस और भाजपा के बीच नई सियासी खींचतान का संकेत देता है। आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम के और राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, कांग्रेस के बागी विधायकों का भाजपा से बढ़ रहा है रिश्ता। सवाल नंबर 2, यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम है या राजनीतिक संकेत भी। सवाल नंबर 3, क्रॉस वोटिंग विवाद के बाद क्या बदल रही है राजनीतिक दिशा। सवाल नंबर 4, कांग्रेस को लगेगा एक और बड़ा झटका। सवाल नंबर 5, भविष्य में ये विधायक भाजपा के और करीब जाएंगे क्या। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनल में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज शर्मा जी जुड़ गए हैं, वहीं साथ ही हमारे साथ आईएनएलडी से प्रवक्ता ओंकार जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी भी जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराज जी से करना चाहूंगी। रामराज जी, फिलहाल मैं ये पूरा मामला आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक देखने को मिले थे, क्रॉस वोटिंग की गई थी और अब आपकी पार्टी से नजदीकियां कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। जी रामराज जी। देखो, सबसे पहले मैं प्रिया जी आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन आपको और हमारे दोनों साथी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं जी। और उनका एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, इस एजेंडे पे हमारी सरकार काम कर रही है। और जायज काम वो सबके करते हैं, चाहे एमएलए किसी भी पार्टी का हो, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी का हो, चाहे दूसरी पार्टियां क्यों ना हो, जायज काम के लिए किसी को मना नहीं करते। नाजायज काम वो किसी के करते नहीं, चाहे कोई भी हो। और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं, चाहे एमएलए किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी का हो, चाहे विपक्ष का हो, किसी भी पार्टी का समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। कोई भेदभाव किसी क्षेत्र से नहीं हो रहा और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर
एमएलए सेतिया है, जो कांग्रेस का एमएलए है, हमारा भाई सिरसा से, उन्होंने कहा कि भाई मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री आज तक ना तो हरियाणा में आया है ना आएगा। भगवान की सौगंध खा के एक विपक्ष का एमएलए भगवान को साक्षी मान के कह रहा है भाई इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है ना होगा। रामराज जी, जिस तरीके से बार बार आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को लालच देती है, सांसदों को लालच देती है और अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, पद का लालच दिया जाता है। अब जिस तरीके से देखने को मिला है क्रॉस वोट हुए, क्या ये पांचों विधायक चुनाव से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में थे? जी रामराज जी। देखो, मैंने आपको मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली बताई है जी। अब जहां तक बात है इनविटेशन की, जब कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, जिला प्रशासन के माध्यम से सभी विधायकों को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी विधायकों को इनविटेशन दिया जाता है। आए उसकी मर्जी, ना आए उसकी मर्जी, जो आए उसका स्वागत है, नहीं आए तो नहीं आए, अपने विवेक से विधायक। रामराज जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल बस इतना सा था, क्या चुनाव से पहले पांचों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी? सिर्फ मेरा इतना सा ही सवाल था। देखो, बातचीत तो सभी विधायकों की चलती रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो यानी कि चुनाव से पहले क्रॉस वोट को लेकर चर्चा हुई थी, पांचों विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे? मिले हुए नहीं है, मिले हुए नहीं, उन्होंने आत्मा की आवाज पर वोट डाला था। आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है, उन्होंने आत्मा की आवाज पर वोट डाला था। और ये जिस तरह से कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई ये कर दिया, प्रलोभन दे दिया, अरे मेरे भाई प्रलोभन किस बात का? मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली इतनी बढ़िया है। आज आपका एमएलए सिरसा सेतिया जी भी कह रहा है भाई मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा ना तो आज तक आया ना आएगा। चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्ग, क्षत्रिय बिरादरी, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, कार्यशैली से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से, उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर एमएलए कोई आत्मा की आवाज पर वोट डालता है, तो इसमें भाजपा क्या कर सकती हो? तो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा। रामराज जी, पर आरोप भी तो भाजपा, रामराज जी आरोप भी तो आप पर ही लगते हैं ना कि विधायकों को डराया जाता है, ईडी का खौफ दिखाया जाता है, कार्रवाई का खौफ दिखाया जाता है, लालच दिया जाता है, जिसके चलते पार्टी के विधायक टूटते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। देखो, इनके आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, तथ्यों से परे हैं। सच्चाई ये है भाजपा की नीतियां इतनी बढ़िया हैं, माननीय विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां इतनी बढ़िया हैं। उनकी अगुवाई में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए हैं, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पर होंगे। कांग्रेस पार्टी से भी प्रवक्ता राय सिंह गुज्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया। ठीक है रामराज जी, ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है रामराज जी। राय सिंह जी, फिलहाल मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से पांचों के पांचों विधायकों को अब आमंत्रण दे दिया गया है? जी राय सिंह जी। जिस प्रकार हमने राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार भाजपा ने अपने दूसरे प्रत्याशी सतीश नांदल जी को खड़ा किया था, तभी कहा था कि दूसरे प्रत्याशी की जरूरत भाजपा को तब पड़ी है जब वो चुनाव में झूठ, लूट, भय, दबाव और प्रभाव की राजनीति, एक गरीब वंचित व्यक्ति, समाज के दलित समाज से जो हमारे उम्मीदवार थे उनको रोकने के लिए जो प्रयास किया था, उसके बारे में हमने तभी कहा था कि इनका षड्यंत्र जारी है, साजिश जारी है, क्योंकि पूरे देश के अंदर सरकारों को तोड़ते हैं, धन बल, झूठ, प्रेम, धमकाने के ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियों के आधार पर वो उदाहरण पूरे देश में लोग देख रहे हैं, समझते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी है, कोई डर नहीं दिखाया जाता है, अपनी मर्जी से ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आते हैं और अपनी ही पार्टी के जो है खिलाफ वोट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे पूरा उत्तर देने दें, आपके प्रश्न भी ले जाएंगे कृपया। देखिए, भाजपा कुछ है, भाजपा तो ये भी कह रही है, अभी मेरे प्रवक्ता साथी बोल रहे हैं कि देश के सबसे बड़े विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया। अरे विश्व गुरु जी का चेला पाकिस्तान में आके निकल गया, आर्थिक प्रबंधन में, दुनिया में फैसले समझौते कराने में। नेपाल और श्रीलंका में आपकी हालत क्या है ये सब जानते हैं। पेट्रोल डीजल महंगाई और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बात कर रहे हो।
आपने जो देश के अंदर जो संवैधानिक हमारी प्रभुसत्ता है कि हमें खुद को फैसले लेने होते हैं सरकार चलाने के लिए, देश में आपने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। 4 महीने हो गए प्रधानमंत्री जी एक बात नहीं बोल रहे उनके खिलाफ। ये क्या बातें करते हैं? इनकी बातों पे कोई दम नहीं है। देश समाज समझ चुका है। हाँ, इन्हें केवल चुनाव जीतना आता है, दबाकर, डराकर और चुनाव आयोग जैसी संस्था का दुरुपयोग कर, जिसका ये बखूबी कर रहे हैं, जिसके आधार पर इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। रही बात आप कह रहे हैं कि हमने कहा था। जी ठीक है राय सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। ओंकार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, फिलहाल मैं इस पूरे मामले में एनएलडी की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। क्या राय है? जिस तरीके से 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, अब सीधे तौर पर विशेष आमंत्रण इन विधायकों को दिया जा रहा है। जी ओंकार जी। प्रिया जी, आज राजनीति में जो निम्न स्तर देखा जा रहा है नैतिकता का, ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए, सत्ता और विपक्ष 2 ही बातें हैं और सत्ता आनी जानी है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा किसी की बपौती नहीं रही। आज अगर सत्ता में जो बैठा है, कल वो विपक्ष वाला सत्ता पे चला जाता है और वो विपक्ष में आ जाता है। लेकिन जो बीजेपी इस वक्त चाल और चलन दिखा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ये सत्ता में जो मर्जी करे, कोई रोक तो है नहीं, लेकिन जनता नैतिकता की कसौटी पर चुनाव में खरा उतारती है। प्रिया जी देखिए, विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उनको विपक्ष ने सस्पेंड कर रखा है और उनको आप कहीं शामिल कर रहे हो, तो इससे तो स्पष्ट होता है कि आपने राज्यसभा के चुनाव में खरीद फरोख्त करी, दुरुपयोग किया नीतियों का। अगर नहीं किया तो आज आपकी क्या मजबूरी है कि आप उनको साथ लेके जाना चाहते हो? देखिए, सत्ता तो हमेशा चलती रहेगी लेकिन बदलती रहेगी। कल को जब बीजेपी विपक्ष में आएगी, जिस तरह से ये सत्ता पक्ष वाले विपक्ष के विधायक एमपी तोड़ते हैं, क्या उस समय जो सत्ता में होगा वो ये काम नहीं करेगा? ये नैतिकता का निम्न स्तर है। और इसका उदाहरण देख लो, पंजाब में बीजेपी के 2 विधायक हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। है कमाल की बात। विधायक 2 पंजाब में और 7 राज्यसभा के सदस्य पंजाब के, वो बीजेपी के। आज जिस तरह से खरीद फरोख्त कर रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कब तक कर लेंगे? आफ्टर ऑल इस दुनिया में परिवर्तन तो है और परिवर्तन कुदरत का नियम है। जिस दिन परिवर्तन होगा उस दिन का बीजेपी के एमपी, एमएलए और राज्यसभा के सदस्य, उनका वही हाल नहीं होगा जो आज ये विपक्ष का कर रहे हैं। इसलिए कम से कम लोकतंत्र की मर्यादाओं को अच्छे से रखना चाहिए, ताकि कल को विपक्ष में भी बैठे तो भी बढ़िया रहे। काम तो हमारा मकसद सारी पार्टियों का क्या है? सब पार्टियों का मकसद है जनता की सेवा करना, जनता के फायदे के और उनके प्रेरक काम करना। अगर हम ऐसी बातें करेंगे, आज बीजेपी सत्ता में है, कल को हम होंगे, परसों कोई और होगा, अगर यही कार्यों का चलन चल गया तो फिर लोकतंत्र बचना बड़ा मुश्किल है। जी। आज ये गुण गाते हैं बीजेपी के ये प्रवक्ता रामराज जी जब भी बैठते हैं जी, ये तो विश्व गुरु का डंका बजाते हैं। बजाइए, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? इनकी वही नपी तुली लैंग्वेज है, जितने मर्जी चैनल पर बैठ जाए वही बोलते हैं। वही डॉक्टर नैब सिंह सैनी जी, वही विश्व गुरु। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। आप हर समय एक चीज का बखान करोगे तो वो चीजें जनता देखती है। आज जनता देख रही है बीजेपी कर क्या रही है। कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस ने उनको सजा के तौर पर सस्पेंड कर रखा है और आप उनको कमेटियों में ले रहे हो और कह रहे हो हम समान विकास करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अभी नगर निकाय विभाग के चुनाव थे, सोनीपत से इनका जो मेयर का प्रत्याशी था वो सरेआम कह रहा था, आपने भी चलाई थी उसकी, कि जो विपक्ष का एमसी बन जाएगा उसके हम काम नहीं होने देंगे। ये हालात हैं आज इनके। ऐसी व्यवस्था ना कायम करो। मेरी तो इनसे, बीजेपी वालों से रिक्वेस्ट है, ऐसी व्यवस्था ना कायम करो कि कल को आप विपक्ष में आओ तो आपको शर्म आए। जी। लोकतंत्र है, सबके कार्य करो, बढ़िया तरीके से लोकतंत्र को चलाओ और कोशिश करो लोकतंत्र प्रणाली, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र प्रणाली और मजबूत हो। ऐसा ना करो कि कल को विपक्ष में बैठो तो आंख मिलाने से भी जाओ, क्योंकि आज अगर आप विपक्ष के विधायक, एमएलए, एमपी, राज्यसभा के सदस्य खरीद रहे हो
या मैनेज कर रहे हो तो कल को आपके भी मैनेज होंगे। और बहुत अफसोस की बात है, मेरे भाई रामराजी शर्मा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये एक ही बात कहते हैं, आत्मा की आवाज पर उन्होंने वोट डाली थी। तो मैं तो बस इतना पूछना चाहूंगा प्रिया जी, आत्मा की आवाज क्या विपक्ष की होती है? सत्ता पक्ष की आत्मा की आवाज मर चुकी है। ये बहुत अफसोस की बात है। आत्मा की आवाज सबकी है। खरीद फरोख्त की बात ना करो। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, पर ये भी हो जाता है ना, हम बात अपने खेमे के लोगों को समझा सकते हैं, हम एकजुटता दिखा सकते हैं, हम गुटबाजी को दूर कर सकते हैं, तो सामने वाली पार्टी भी फायदा नहीं उठाएगी। अगर अपना फायदा उठवाएंगे तो वो भी तो अपनी फायदा उठाएगा ना। विपक्ष क्यों नहीं एक होता है? क्यों अपनी पार्टी में बयानबाजी देखने को मिलती है? ये बात आपकी बिल्कुल जायज। मैं हमेशा कहता हूं कि इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी वो कांग्रेस की वजह से बीजेपी की सरकार बनी। अगर कांग्रेस में एकजुटता होती, गुटबाजी ना होती, टिकटों का सही बंटवारा होता, संगठन इनका सही काम कर रहा होता, एक जगह पे 4-4, 5-5 कांग्रेसी ना खड़े होते, तो आज बीजेपी वाले सत्ता में ना होते। आज हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस की कमियां हैं। कांग्रेस की कमियां ना होती तो 37 विधायक होते हुए राज्यसभा के चुनाव में 28 वोट डलती। ये कमियां कांग्रेस की हैं। ये तो मैं हमेशा कहता हूं, इन्हीं कमियों की वजह से आज बीजेपी वाले जो आसमान की तरफ देखकर थूक रहे हैं, वो बहुत अफसोसजनक बात है। कल बीजेपी वालों को सोचना चाहिए, आप भी तो विपक्ष में आओगे, आज नहीं आओगे, कल आओगे, कल नहीं आओगे, परसों आओगे, विपक्ष में तो आपको आना है। क्योंकि दुनिया में जो चीज बनी है वो बिगड़ी है। जो सत्ता में आया वो सत्ता में उतरा है। सत्ता में बैठ के कोई नहीं गया, सत्ता पे से तो उतरना है। आज आप सत्ता में हो, आज ऐसे नियम कानून बना दो कि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़े, 20 साल 25 साल तक चुनाव ना लड़ पाए, तो देखिए आपको जनता सराहेगी। आप ये लालच ना करो कि हमने विपक्ष खत्म करना है, और खत्म कभी नहीं होता विपक्ष, ये याद रखना। कभी विपक्ष खत्म नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर ताकतवर बन के सामने आ जाएगा। ये चीजें बीजेपी को सोचनी चाहिए। ठीक है ओंकार जी। मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलकानिया जी, देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, राज्यसभा चुनाव हुए, 5 विधायक क्रॉस वोट करते हैं, और अब जिस तरीके से अब इनको आमंत्रण भी दे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जी मलकानिया जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस, और ये अनुशासित पार्टी थी, परंतु कुछ न कुछ तो इसमें गिरावट आई है। परंतु जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष कोई एकजुट नहीं है। जिस तरह राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के 8 जो विधायक हैं, उन्होंने या तो 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, 4 के वोट रद्द हो गए। तो इस प्रकार उसमें कमियां है, कांग्रेस में गुटबाजी है, और कांग्रेस ने ये तीसरी बार जो है राज्यसभा चुनावों में गुटबाजी हुई है। चाहे इससे पहले पेन की स्याही बदली गई और होता रहा, तो इस प्रकार होती रही। तो जो पार्टी सत्ता में है वो अपनी सत्ता का लाभ भी उठाती है, और उसके साथ साथ जो विपक्ष की फूट है उसका लाभ भी उठाती है। अब जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उसको जो है कांग्रेस ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। उन्होंने निलंबित कर दिया है, परंतु निष्कासित नहीं किया है। तो निलंबित का मतलब है कि उनके सिर पे तलवार लटक रही है कि कब उनको निकाल देंगे। तो जब दूसरी तरह सत्ता पार्टी है, जिनके पक्ष में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, या जो सत्ता पक्ष है वो उनको अहमियत देते। ये सही है कि जहां भी कोई सरकारी फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है, उसमें वहां के विधायकों को बुलाया जाता है, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, और कोई विधायक विपक्ष का आता है या नहीं आता है। परंतु जैसे सिंधिया जी का बात करते हैं कि वो सरकार की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, इसी प्रकार ये जो 5 विधायक हैं जो अब कांग्रेस से निलंबित हैं, तो उनका भविष्य क्या है? उन्होंने अपना भविष्य देखना है। उनका भविष्य कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा उन्हें, और कांग्रेस में जो है उनके सिर पर तलवार लटक रही है कि निलंबित है, कभी भी निष्कासित किया जा सकता है। तो मलकानिया जी, भविष्य देखना भी तो ठीक नहीं है ना। किस तरीके से उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोट किया, यानी कि पहले से सोची समझी साजिश थी ना, ये पहले से सोच लिया गया था क्रॉस वोट करेंगे, यानी कि पहले ही रणनीति पूरी बन गई थी कि करना क्या है आगे।
देखो ये सही है कि उनके मन में क्या था वो तो बहुत साफ है, परंतु हमारे संविधान में ही दे रखा कि राज्यसभा में जो है वो व्हिप लागू नहीं होता। आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं, उन पे जो व्हिप लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो बात है, तो जो पार्टी से असंतुष्ट होगा या जिसका झुकाव दूसरी पार्टी की ओर होगा या उसे प्रलोभन दिया जाएगा, या उसे अपनी पार्टी में अच्छा वो विषय नहीं आता, दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो वो वोट दे सकता है। इससे पहले भी दिए गए हैं वोट, और राज्यसभा में जब वोट डालते हैं तो उसमें व्हिप लागू नहीं होते, इसलिए इसका लाभ सब उठाते हैं। सभी कहते हैं जो वोट गलत डाल देता है वो कहता है मैंने तो अंतरात्मा की बात पर वोट डाला है। तो इस प्रकार की बातें होती रहती है, परंतु पार्टी को चाहिए कि आत्म मंथन करे, चाहे विपक्ष का है। अब राज्यसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव भी हुए, उसमें भी जो विपक्ष है, कांग्रेस है, उसको हार का सामना करना पड़ा। तो कांग्रेस को और विपक्ष को आत्म मंथन की जरूरत है। विपक्ष अगर मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे तो पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। यह सही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो सत्ता का दुरुपयोग भी करती है, और जो लाभ उठा सकती है वो लाभ भी उठाती है, और दूसरे विधायकों को प्रलोभन देती है दूसरी पार्टी को, और कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो जब आप राजनीति करनी है आपने, तो हर तरह की राजनीति करोगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, सत्ता पार्टी पर हम आरोप तो लगा सकते हैं, पर इसके साथ साथ पार्टी को, जिनके विधायकों ने दूसरी पार्टी को क्रॉस वोट की है या वोट रद्द किया है, उन्हें भी आत्म मंथन की जरूरत है कि हमारे विधायक जो है वो हमारे साथ क्यों नहीं चलते, क्यों वो हमारे बरखिलाफ वोट देते हैं, क्या हमारी फूट है या हमारी नीतियां गलत है या हम जनता के साथ नहीं जुड़ रहे। तो इस प्रकार आत्म मंथन की जरूरत दोनों तरफ है, और सत्तारूढ़ को पे आरोप लगना स्वाभाविक है। जो सत्ता में है वो करे या ना करे, तो भी सरकारी मशीनरी जो है वो सत्ता की तरफ से देखकर काम करती है, और उसके आरोप लगना लाजमी है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। परंतु जो विपक्ष है उसको अपने आप को संगठित करना होगा और मिलजुल कर काम करना होगा, तभी वो सत्तारूढ़ पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है मलकानिया जी। रामराज जी, क्या लग रहा है, क्या मैं मान सकती हूँ कि आने वाले समय में जो ये नजदीकियां हैं अभी और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मैं पहले इन लोग के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, इन दोनों भाइयों का मैं जवाब देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हमारे भाई ने कहा दलित समाज, वंचित समाज, शोषित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, इनके बारे में इन्होंने बात किया, जिनके दूर विरोधी। अगर ये थोड़ी बहुत भी सहानुभूति समाजों के प्रति रखते, उस टाइम में इलेक्शन से पहले एक दलित की बेटी ने इच्छा जाहिर करी थी, जो इनकी पार्टी की सबसे बड़ी नेता है, सबसे बड़ा दलित चेहरा है और हमारी बहन है, मातृशक्ति की प्रतीक है, हमारी महिला शक्ति की, जो हमारी महिला है, दलित की बेटी है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर करी पर मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। इन्होंने उनकी इच्छाओं का दफन किया, उनको चुनाव नहीं लड़ा, उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होने दी। और उस टाइम में आपके चैनल पर मैंने भी मांग की थी, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमने एक ओबीसी समाज के बेटे को, एक किसान के बेटे को, एक फौजी के बेटे को, ओबीसी समाज के बेटे को हमने हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया है। क्या आप डिक्लेयर करोगे किसी दलित के बेटे या बेटी को? क्या ओबीसी समाज के बेटे या बेटी को आप मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे? इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनता है। हमारे यहाँ एक किसान का, मजदूर का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। बीजेपी में संभव है, इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। और ये ढोंग रचाते हैं इनका, दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, डीएससी समाज, इसका हितैषी होने का ये नौटंकी करते हैं। सच्चे मायने में विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इन समाजों के हितैषी हैं। डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी इन समाजों के हितैषी हैं। उन्होंने इन समाज को हिस्सा दिया, चाहे वो दलित समाज हो, वंचित समाज हो, शोषित समाज हो, आदिवासी समाज हो, ओबीसी समाज हो, डीएससी समाज हो, इनका इन्होंने शोषण किया था कांग्रेस पार्टी ने। हमने इनको न्याय दिलाने का काम किया। इन लोगों के प्रवक्ता ने नैतिकता की बात कही, इन लोगों के प्रवक्ता ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, लोकतंत्र की बात कही।
अरे लोकतंत्र की नैतिकता की बात इन लो पार्टी करेगी। जिनके टाइम में दुलिना कांड हुआ हो, जिनके टाइम में महम ठीक है कांड हुआ रामराज जी, हो, मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल केवल आपसे इतना ही था, क्या ये नजदीकियां और बढ़ेंगी या नहीं? रामराज जी, जिनके आका आपको मेरी आवाज आ रही है? सजा हुई हो, वो हमारे को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। रामराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रामराज जी, मुद्दे पर आइए ना, समय की कमी है, 1 घंटा केवल होता है। मुद्दे पर आइए, क्या ये करीबी आने वाले समय में बढ़ेंगी या नहीं? देखो, नजदीकियां तो सबसे बढ़ती रहती है, नजदीकियां तो हमारी सबसे है। हमारी पार्टी ऐसी है। रामराज जी, शायद आप समझ गए होंगे मेरा सवाल क्या है। अभी तो अतिथि के रूप में बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है, क्या ये करीबियां और बढ़ेंगी? पदवत भी दिया जाएगा पार्टी में? हम सबका सम्मान करते हैं, सबके सम्मान के रूप में सबको बुलाया जाता है। जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कोई प्रोग्राम होता है, सभी पार्टियों को, एमएलए को इनवाइट किया जाता है। वो आए उसकी मर्जी, ना आए उसकी मर्जी, सम्मान के तौर पे सबको बुलाया जाता है और हम सबका सम्मान करते हैं। ये आए हैं तो इनका सम्मान है, वेलकम है। जो नहीं आए नहीं आए। अब जहां भी कार्यक्रम होता है, अब किसी भी कार्यक्रम में देख लेना, सबको इनवाइट किया जाता है। बहुत से इनके कांग्रेस के, विपक्ष के एमएलए आते हैं, बहुत से नहीं आते। जो नहीं आया, जो आया उसका स्वागत है। और दूसरी बात, जहां तक मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री कार्यशैली ऐसी है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे एमएलए किसी पार्टी का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है। नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। और जिस तरह से समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे एमएलए किसी भी पार्टी का हो, हम भेदभाव नहीं करते किसी के साथ में, जैसे कांग्रेस का टाइम होता था। ठीक है, राय सिंह जी, क्या लग रहा है कि पार्टी को अभी फिलहाल आत्ममंथन की जरूरत है या फिर नहीं? जी राय सिंह जी। देखिए प्रिया जी, 2 बातें बड़ी साफ है। पहली बात में मैं अपने सम्मानित रामराज जी शर्मा जी के साथ सहमत हूं कि हरियाणा की लाडली बेटी कुमारी शैलजा जी, जो न केवल एक दलित परिवार से बल्कि 36 बिरादरी के भाईचारे की प्रतीक है, प्रदेश की सभी नेताओं में आज उनका स्थान भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा है। और रामराज जी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश की बागडोर भी संभालेंगी और हरियाणा का नाम पूरे देश में मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे? याद रखना, आप एक दलित की बेटी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे? राय सिंह जी, आप इसी चैनल पे बताइए, आप दलित की बेटी को डिक्लेयर करोगे क्या मुख्यमंत्री? आप एक दलित की बेटी को? रामराज जी, चर्चा को कहां पर लेकर जा रहे हैं? रामराज जी, चर्चा सीएम फेस को लेकर नहीं है। इसमें नहीं, हरियाणा प्रदेश की बेटी हरियाणा के सम्मान को बढ़ाएगी, विश्वास को बढ़ाएगी और समाज को आगे। हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की बेटी 36 बिरादरी की बेटी है, दलित की बेटी है। क्या आप उनको अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे? भाजपा को हरियाणा से भगाएगी। क्या आप उनको अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे क्या? ये बताइए। जो आपने भाई भतीजावाद, जो संघवाद, जो आपने संघवाद फैलाया है, अरे ये तो बात तो आपके अंदर है, आपकी पार्टी के अंदर है। आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार ने इस बात को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई चपरासी नहीं लगा था। आज मेरिट का आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहे हैं। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। रामराज जी, ऐसी चर्चा संभव नहीं है। ऐसी चर्चा कैसे संभव होगी? क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कौन क्या बोल रहा है? रामराज जी, आपकी पार्टी ने तो, रामराज जी, मैंने आपको पूरा समय दिया। रामराज जी, मेरे को आपका माइक म्यूट कराना पड़ेगा। मुद्दों को दूर करेगी। ऐसी चर्चा थोड़ी होती है। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। अरे कितना समझते हो आप रामराज जी? आपको नौसिखियापन ये राजनीति में छोड़ देना चाहिए। आप अपनी उम्र का लिहाज करो, पद का लिहाज करो। जब कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो आप भी इसमें बोल के क्या दिखाना चाहते हो? अरे क्या कहना चाहते हो? विश्वास। आप दलित की बेटी को डिक्लेयर करोगे क्या मुख्यमंत्री? आप दलित की बेटी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे क्या? आप दलित की बेटी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे? हरियाणा प्रदेश की बागडोर भी होगी, हरियाणा प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वो दलित की बेटी, वो विश्वास आपको दिलाते हैं हम। रामराज जी, देखिए, चर्चा का विषय नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा। फिलहाल
चर्चा का विषय यही है जिस तरीके से पांचों विधायक आपके खेमे से करीबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं आप सभी को चाहूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हरियाणा में एस्टेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। 13 और 14 जून को होनी थी परीक्षा, 820 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी यह परीक्षा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित, प्रशासनिक कार्यों का हवाला दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, एस्टेट परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है, एस्टेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 13 और 14 जून को ये परीक्षाएं होनी थी, पर उससे पहले ही इन परीक्षाओं को अब स्थगित कर दिया गया है। 820 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं होनी थी। पूरी तैयारियां जोरों शोरों से इन परीक्षा को लेकर भी चल रही थी। अब इन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। अब सवाल यह खड़ा हो जाता है कि परीक्षा को आखिर क्यों स्थगित किया गया है। तारीखों का ऐलान हो गया था, अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी थी, पर अभी फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। फिलहाल जो कारण है वो बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कार्यों का हवाला दिया जा रहा है, जिसके चलते इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में वापस लौटूंगी और रामराज जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। देखो, हमारे भाई दलित हितैषी होने का नौटंकी कर रहे थे। उस टाइम में इलेक्शन से पहले भी हमने इनसे मांग करी थी, वह हमने एक ओबीसी समाज के बेटे को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है। उनकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे। क्या आप ओबीसी समाज के बेटा बेटी को या दलित की बेटी को या बेटे को आप अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर करोगे? रामराज जी, इनके यहाँ राजा का बेटा राजा आपको मेरी आवाज आ रही है? रामराज जी, चर्चा का आज विषय क्या है? सीएम चर्चा का विषय है? नहीं है। चर्चा का विषय सिर्फ यही है, जो कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, वो अब आपके खेमे के साथ करीबियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। केवल चर्चा का विषय आज यही है। सीएम फेस चर्चा का विषय है ही नहीं। चर्चा को आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हम सबका सम्मान करेंगे, जो मैं मान रही हूँ भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, सबका विकास करती है, पर जो चर्चा है आप उसको लाइए ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। रामराज जी, पर चर्चा पर आइए, चर्चा से बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं सवाल कुछ करती हूँ, आप जवाब कुछ और देते हैं। ठीक है, मैं ओंकार जी के, ठीक है ओंकार जी, फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगी। हम सबका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है रामराज जी। ओंकार जी, अपनी बात को रखिए। देखिए प्रिया जी, बहुत अफसोस की बात है, हम सर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुद्दा क्या है और बार बार एक बात कहना, क्या शैलजा जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करोगे? आज का मुद्दा ही बहुत अफसोस की बात है। आज हम बैठे हैं कि बीजेपी वाले कांग्रेस के बागियों को ज्यादा हवा दे रहे, इस बात के लिए बैठे हैं। और ये बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए, पता तो नहीं लिखवा लिया इन्होंने, इस बार नहीं अगली बार आप चले जाओगे तो जरूर, क्योंकि दुनिया का दस्तूर परिवर्तन है, परिवर्तन कुदरत का नियम है। इनको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए ताकि कल को ये विपक्ष में आए तो विपक्ष में इनको उन कार्यों की दर्द हो। नैतिकता बहुत जरूरी है। जो मैं कह रहा था, लोकतंत्र नैतिकता के आधार पर चलता है। अगर लोकतंत्र में नैतिकता ना हो तो हारने के बाद व्यक्ति पद ही नहीं छोड़ेगा। बहुत अफसोस की बात है, आज हमारे देश में, प्रदेश में परिस्थितियां कैसी होगी। आज हम अगर विपक्ष के ऐसे नेताओं को हवा देंगे जो कानून के अनुसार काम नहीं करते, जो दल बदल अधिनियम के दायरे में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि राज्यसभा के चुनाव को एक भाईचारे का चुनाव कहा गया। आज विपक्ष को और पक्ष को दोनों को सोचने की जरूरत है। विपक्ष में कांग्रेस मुख्य दल है, इसको अपने विधायकों को कंट्रोल करना चाहिए, और पक्ष में बीजेपी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सत्ता बपोती नहीं है। जैसी बातें आप करते हो, दूसरे की बात नहीं सुनते हो, ये अच्छी बातें नहीं है। सत्ता पक्ष वाले का तो बड़ा दिल होना चाहिए, सत्ता पक्ष वाले को बड़ी नम्रता से जवाब भी देना चाहिए। आज बीजेपी पर अगर आरोप लग रहे हैं कि आप विपक्ष के विधायकों को, बागी विधायकों को आप हवा दे रहे हो, तो इनको इस चीज को स्वीकार करना चाहिए और आगे से ऐसी बातें ना करने के लिए परहेज करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास तो जो विधायक बागी नहीं है उनका विकास करवा दीजिए, उनके एरिया में काम करवा दीजिए, कौन मना कर रहा है। और वैसे तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि प्रदेश के हर इंच पर, हर जगह पर, हर स्थान पर विकास के कार्य कराए।
और कांग्रेस के कई विधायक तो, अब मैंने मोहम्मद इजराइल का बयान सुना था, वो कह रहा था कि मैंने सम्मान के लिए काम किया, सम्मान के लिए नहीं किया। फिर उसने आगे बताया कि मैंने अपने एरिया के काम करवाने हैं इसलिए क्रॉस वोट किया था। इसको प्रिया जी आप क्या कहेंगे? ये तो स्पष्ट है कि अगर वोट ना करते तो आपके एरिया में काम ना होता। इसका मतलब बीजेपी जो ढिंढोरा पीटती है सबका साथ सबका विकास, वो गलत है। जब मोहम्मद इस्राइल जिस एमएलए ने क्रॉस वोट किया, वो खुद कह रहा है कि मैंने पैसे के लिए नहीं, आप लोगों के काम करवाने के लिए वोट डाला। इसका मतलब क्या निकाल सकते हो प्रिया जी, आप जरूर बताना। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक नए सिरे से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने की जरूरत है। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि कानून बनाने की जरूरत है ताकि सत्ता पक्ष वाला ज्यादा सत्ता पक्ष में हैवी ना हो जाए। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था, उस समय की परिस्थितियों में उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए प्रावधान रखा था, लेकिन अफसोस की बात उन्होंने ये नहीं सोचा था कि किसी समय में बीजेपी आके ऐसी सत्ता पक्ष में निरंकुश शासन करेगी। ये उन्होंने सोचा नहीं होगा, नहीं तो इस व्यवस्था के लिए भी प्रावधान हमारे संविधान में होता। मैं नमन करता हूं उनको, संविधान निर्माताओं को, क्योंकि ऐसी प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए संविधान के प्रत्येक आर्टिकल में, प्रत्येक अनुच्छेद में वर्णन है। लेकिन क्योंकि एक सत्ता दल अगर निरंकुश हो जाए, दूसरे के सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीद फरोख्त करने लग जाए, और वो भी उस लेवल पर जो 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम में लिखा हुआ है कि आप 1/3 से ज्यादा अगर छोड़ जाते हो तो वो कानून लागू नहीं होता, और 2/3 अगर कर जाते हैं तो विलय हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी जैसा शासक आएगा जो राज्यसभा के 7 सदस्यों को पंजाब के ले जाएगा। अगर उन्होंने सोचा होता तो इसके बारे में प्रावधान जरूर बनाते। और अफसोस की बात है, अब ये प्रावधान बनाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। ना प्रिया जी आप बना सकते हो, ना हम बना सकते हैं, ना कांग्रेस बना सकती है। और उनको ये प्रावधान बनाने चाहिए, ये सोचकर बनाने चाहिए कि आज तुम सत्ता में हो, कल विपक्ष में आओगे, कल तुम्हारे विधायक और राज्यसभा सदस्य और एमपी ऐसे ही खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, मैनेज किए जाएंगे, अपनी तरफ बरगला लिए जाएंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डरावा दिखा के अपने साथ मिला लिए जाएंगे। इन परिस्थितियों से बचना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र कामयाब हो। आज देखिए, हमारे को जब हम आजाद हुए थे, पाकिस्तान भी उसी समय आजाद हुआ था। पाकिस्तान में हर बार सत्ता पलट होता है, वहां लोकतांत्रिक मर्यादाओं की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी के साथ का भारत, आज भारत में देखिए श्याम राज्य जी, हंसना अपने समय में, आज हमारा भारत जो पाकिस्तान, अरे सुन तो लीजिए, से तुलना करें हमारे देश की, आपकी सोच का तो इसी में पता चलता है। हमारे प्रदेश की जनता देख रही है, हमारे देश की क्या रूल है बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। क्या रूल है ये, क्या रूल है, कैसी सोच रखते हो आप? रामराज जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी टर्न में बोलिएगा, अभी कंप्लीट करने दीजिए ओंकार जी को। ओंकार जी कंटिन्यू। प्रिया जी, भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले एक थे। 1947 से पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने एकजुट होकर लड़ी थी, अलग अलग देश नहीं थे। 1947 में हम 2 देश आजाद हुए, और बहुत गर्व से कहता हूं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत फली फूली, और पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली की जगह तख्ता पलट व्यवस्था फली। इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? पाकिस्तान में आज तक तख्ता पलट होता है, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती आई है। आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, वो परिस्थितियां कैसी हैं? सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं को खरीद रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के अपने में शामिल कर रहा है। ये परिस्थितियां कहां ले जाएंगे हमारे को? ये पाकिस्तान की व्यवस्था पर ले जाएंगी। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि 2 देश एक ही समय में आजाद हुए थे। हम गर्व से कहते हैं हमारा लोकतंत्र मजबूत है, और उनके पास लोकतंत्र है ही नहीं, ये बता रहा हूं मैं। और इन अनपढ़ प्रवक्ताओं को, बीजेपी को, इसको यही नहीं पता कि मैं तुलना कर रहा हूं या बता रहा हूं। ओंकार जी, शब्दों देखिए प्रिया जी, मैंने कहीं अपने शब्द में, मैंने कहीं पाकिस्तान से तुलना नहीं करी। मैंने कहा 2 देश इकट्ठे आजाद हुए थे, इकट्ठे। हम और पाकिस्तान इकट्ठे तो आजाद हुए थे, एक ही दिन में आजाद हुए थे। लेकिन हम उनसे ये तो कह सकते हैं कि वहां लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। इसमें तुलना की कौन सी बात होगी बताइए?
मैंने तो अपने देश की बढ़ियाई करी, गर्व किया अपने देश पे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र मजबूत है और पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही नहीं, ये बताया मैंने। इसमें रामराज जी शर्मा को सोचना चाहिए मैंने क्या तुलना कर दी। मैंने तो व्यवस्था बताई और आज की व्यवस्था पर एक बात कह के खत्म कर। आज जिन नीतियों पे बीजेपी चल रही है, कल को बीजेपी जब सत्ता से नीचे उतरेगी, विपक्ष भी उन्हीं नीतियों पर चलेगा जो हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी तो 2047 तक का विजन बता रही है। किसने पट्टा लिख के दे दिया इनको 2047 का? क्या मशीनों में पूरी सेटिंग कर दी? 2047 क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे कल का भरोसा नहीं। जो इंदिरा गांधी कहती थी मैं शासन में रहूंगी, वो आज है क्या? कांग्रेस जो 400 से ज्यादा सीटें जीतकर राजीव गांधी बने थे, अगली बारी उनकी सत्ता चली गई थी। ये लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र प्रबुद्ध लोकतंत्र है। और मुझे गर्व है अपने देशवासियों पे कि इन्होंने न मुगलों को नहीं रहने दिया, इन्होंने अंग्रेजों को नहीं रहने दिया। और ये बीजेपी वाले सोच रहे हैं बैठे रहेंगे, इनको पता लग जाएगा 2029 के आम चुनाव में। अगर ये सोच रहे 2047 तो 2029 जनता के लिए है। इस बार जो लड़ाई होगी और जनता और बीजेपी के बीच में होगी, विपक्ष और बीजेपी के बीच में नहीं होगी। ठीक है, तब देख लेना कहां ये 2047 जाएगा इनका। ठीक है रामराज जी, अब रखिए अपनी बात को आप। देखो जी, जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हो, क्या बढ़ रहा है? रुपया 100 रुपए के नजदीक पहुंच गया डॉलर, और डॉलर की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। क्या बढ़ रहा है? पेट्रोल 110 रुपए पहुंच गया, डीजल 100 रुपए के करीब पहुंच गया। अरे हिम्मत तुमने तो बहुत रखी, तुम तो हर एक किसी के बीच में चोट फंसाते हो। शोर क्यों मचा रहे हैं मोदी जी के नाम पे? आपके पेट में दर्द क्यों हो जाता है? तुम तो हर एक किसी के बीच में चोट फंसाते हो। 2047 तक विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। अरे आप चिंता न करो 2047 की, आपको जनता नहीं बिठाने वाली 2047 क्या है उसको साकार। अरे तुमने तो विकसित क्या अविकसित की श्रेणी में ला दिया हमारे को। आज भारत की परिस्थिति क्या है और बढ़ रहा है, भूखमरी के अंग में बता दो क्या है, बढ़ रहा है। और जिस तरह से प्रेस की आजादी में बता दो भारत का क्या स्थान है। की पहली पसंद हरियाणा बनता जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। और जिस तरह से हमारा किसान मजदूर, हमारा युवा शक्ति, हमारी मातृ शक्ति, हमारे सभी वर्ग खुश हैं। तो जिस तरह से ये हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है, आप चाहे किसी क्षेत्र में ले लो। और जिस तरह से हमारी बहनों का मान सम्मान, हमारी मातृशक्ति का मान सम्मान आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाया है, जिस तरह से हमारी बहनों को मजबूत किया है, जिस तरह से हम और ज्यादा संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में हम महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। कांग्रेस ने उसका विरोध किया और हमारी बहनों ने उसका रिजल्ट भी दे दिया। और हमारी बहनों ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह उसी दिन प्रण ले लिया था कि हम कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमारी बहनों ने ऐसा ही किया। रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी रामराज जी, देखिए आज मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, विकास हो रहा है, चलिए ठीक है, पर मुद्दा है आज यही, ये जो 5 स्पेशल मेहमान भारतीय जनता पार्टी में अब देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल इसी मुद्दे पर आ जाते हैं ना, आप इसको लेकर क्लियरिटी दे दीजिए। कितनी करीबियां और बढ़ती हुई नजर आएंगी, इस पर आइए ना आप। विपक्ष तो बार बार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, अगर बीजेपी में ना आए तो ईडी घर भेज देती है, बीजेपी में आ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, सब साफ हो जाते हैं, कोई आरोप नहीं रहता है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जी, कोई भी प्रोग्राम होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो जिला प्रशासन द्वारा सभी एमएलए को सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अब ये बताइए कि आने वाले समय में कोई करीबियां नहीं बढ़ेंगी इन 5? ठीक है मलकानी जी, मैंने आपकी बात मानी। मलकानी जी, जो आता है उसकी मर्जी, नहीं आता है उसकी मर्जी। मलकानी जी, मैंने आपकी बात मानी, आपने सभी को आमंत्रण दिया, उन 5 को भी दिया, कांग्रेस पार्टी के और दिग्गजों को भी दिया। अब यहाँ पर ये और क्लियरिटी दे दीजिए आप इस चैनल पर, क्या वे उनकी जो करीबियां हैं वो आगे आने वाले समय में बढ़ेंगी, कोई पद मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या सिर्फ ये ऐसे ही सभी को आमंत्रण दिया गया था इसलिए इन 5 को भी दिया गया था? ये और क्लियरिटी दे दीजिए। रामराज जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आपने मेरा सवाल सुना?
हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूँ रामराज जी, ठीक है, हमने आपकी बात मान ली है, क्लियरिटी मिल गई, आपने सभी को आमंत्रण दिया था तो इसलिए उन 5 विधायकों को भी आपने आमंत्रण दिया। अब मेरा सवाल इतना है, हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले भी पूछा था, आपने क्लियरिटी नहीं दी, अब मुझे क्लियर आंसर चाहिए, क्या उनको कोई पद मिलेगा पार्टी में, क्या नजदीकियां और बढ़ेंगी या फिर नहीं? क्लियर, कम शब्दों में। देखो नजदीकियां तो सबके साथ बढ़ रही है हमारी। रामराज जी क्लियर बोलिए ना। रामराज जी देखिए, आपने जवाब दिया, मैंने आपके जवाब को माना, मैंने मान लिया आपने सबको आमंत्रण दिया, इसलिए उन 5 को भी दिया। अब आप भी मेरे जवाब का जो है सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। अब जो आएगा उसका भला, नहीं आएगा उसका भला, हम तो सबको निमंत्रण देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। ये तो हमारी पार्टी का सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं निमंत्रण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आने वाले समय में नजदीकियां बढ़ेंगी या नहीं, सीधा सवाल पूछा मैंने, सीधा जवाब। ये नजदीकियां तो बढ़ रही हैं, आगे भी बढ़ेंगी, क्यों नहीं बढ़ेंगी? हमारे किसी से बैर विरोध है ही नहीं, हमारे तो सबसे नजदीकियां हैं। अब विपक्ष वाले क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाते हैं? क्या चाय पानी नहीं पीते हैं? क्या अपने इलाके का काम नहीं करवाते? जायज काम के लिए वो किसी को मना ही नहीं करते, नाजायज काम किसी का करते नहीं। चाहे एमएलए किसी पार्टी का हो, चाहे कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, तो जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले रहते हैं। रामराज जी, 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हुए। ऐसा चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, सबका स्वागत है। सबके लिए दरबार खुले हैं, सबका स्वागत है, सबका 24 घंटे दरवाजे खुले। माननीय मुख्यमंत्री जी के 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। युवाओं के हृदय सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं और पंजाब में भी कमल खिलेगा, उसमें डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे प्रधान सेवक की मुख्य भूमिका होगी। जिस तरह से वो पंजाब में भी, जिस तरह से पंजाबी भाई उनसे मिलते रहते हैं, पंजाब का किसान भी ये चाहता है, जैसे हरियाणा का किसान खुशी है, ऐसे पंजाब का किसान भी खुशी हो हरियाणा के किसान की तरह। उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री पंजाब को भी चाहिए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी मातृ शक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे कोई भी हो, सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और सभी वर्गों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। और ये विपक्ष वाले भाई कह रहे हैं, इनको नहीं पता, इनके नेता भी चाय पीते रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली ऐसी है। और मैं तो इनको भी इनवाइट करता हूँ, आप भी कभी आइए, आपका स्वागत है, आप चाय पीजिए, वहां आपका स्वागत है। क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री ऐसे किसी से नाराज रहते नहीं, नफरत करते नहीं। नफरत तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, नफरत शब्द तो इनके डिक्शनरी में नफरत नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये तो सबका वेलकम करते हैं, यू आर वेलकम एनी टाइम, सबका आपका स्वागत है, किसी टाइम आइए आप। और जिस तरह से ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से प्रसन्न हो गए, इन विधायकों ने आत्मा की आवाज पर वोट डाला, निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला, तो वो इनकी आत्मा की आवाज थी। आत्मा स्व परमात्मा, आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। और इन्होंने अपने आप जवाब भी दिया। और जिस तरह से अन्य विधायक भी मिलते रहते हैं, चाहे वो इन लोग के हों, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के भी हों, कांग्रेस के हों, तो मिलते रहते हैं विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद मिलते रहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ओंकार जी, रखिए अपनी बात को आप। प्रिया जी, मेरा तो इतना कहना है कि नैतिक मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए। बार बार एक ही बात को कहना अच्छा नहीं लगता। हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के तरीके ढूंढने चाहिए। हमें ये नहीं कि आज हम सत्ता में या दूसरे पक्ष विपक्ष के विधायकों को खरीद ले, उनको अपने पाले में शामिल कर ले, क्योंकि आफ्टर ऑल हर एक चीज का अंत है। सबके लिए दरवाजे खुले हैं यहाँ पर, जो आए उसका स्वागत। देखिए, वो तो सत्ता पक्ष में जो होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो प्रदेश का होता है, जो मंत्री होता है वो प्रदेश का होता है, बीजेपी का नहीं होता है। वो तो सबके हमेशा ही खुले हैं। किसके बंद होते हैं? आज तक किसके दरवाजे बंद हुए थे? लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जब भी इनसे कोई प्रश्न करते हैं भूतकाल में चले जाते हैं। ये इनसे अगर पूछा जाए कि 3 काले कृषि कानून जब आप लाए थे, 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई थी, उसके बारे में क्या कहोगे? तब ये मौन हो जाएंगे। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है पूरे प्रदेश का बनता है। और मुख्यमंत्री के लिए विपक्ष क्या, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रास्ते खुले हैं। कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सत्ता आई है तो नया कानून बनाया। जब भी सत्ता जिसकी भी रही है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से
मंत्री से, विधायक से, एमपी से बातचीत कर सकता है, मिलने जा सकता है, इजाजत ले। ठीक है ओंकार जी, तो ये सिर्फ ये गुणगान करना बहुत जरूरी है। ठीक है केसी मलकानिया जी, लास्ट कमेंट। देखो, ये जो है राजनीति में जो है नैतिकता का स्तर गिर रहा है, परंतु जहां तक इन 5 विधायकों का सवाल है, 5 विधायक जब तक ये रिजाइन नहीं करते और तब तक लोग भाजपा में जा नहीं सकते। परंतु भाजपा ही ने कुछ ना कुछ तो रियायतें दे सकती है, कुछ ना कुछ कर सकती है। और जो पार्टी सत्ता में होती है, विपक्ष की जो कमजोर नस है उसे दबाती है, कमजोर कड़ी देखती है, उसी तरह काम करती है। तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो उसमें नैतिकता की कमी है। विपक्ष में जब विपक्ष की सरकारें रही तो भी कई राज्यों में दल बदल होता रहा, सरकारें गिरती रही। अब भी जो है वो लोग जो है पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इसलिए सभी पार्टियों को चाहिए कि वो अंतर्मंथन करें और देखें कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ठीक है केसी मलकानिया जी और साथ ही ओंकार जी, रामराज जी।